नवजोत सिंह सिद्धू हों या फिर चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अक्सर ये कहकर हमला करते हैं कि बादल परिवार के साथ उनकी मिली भगत है। ताजा मामला चरणजीत सिंह चन्नी का है, जिन्होंने कैप्टन पर बादलों से मिले होने का आरोप लगाया। लेकिन इस बार कैप्टन ने पलटकर चन्नी पर ऐसा तगड़ा हमला कर दिया कि अब कैप्टन के बारे में जब भी वे अपना मुंह खोलेंगे तो पहले उस पर कई बार सोचेंगे कि वे कहने क्या जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी को अपने रडार पर लेते हुए कहा कि मैं नहीं, चन्नी थे जिन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए बादलों के सामने आत्मसमर्पण किया था। यही नहीं, कैप्टन ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा कहकर इस बात को साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री अगर उन पर हमला करेंगे तो उनके पास भी काफी मटेरियल्स हैं। कैप्टन ने कहा कि ये तो केतली को काला कहने वाली अनूठी मिसाल हो गई, क्योंकि मैंने नहीं बल्कि चन्नी ने अपने भाई को लुधियाना सिटी सेंटर मामले में बचाने के लिए बादलों को अपना समर्थन दिया था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनमोहन सिंह, जो कि स्थानीय निकाय में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, वो भी सिटी सेंटर मामले में कैप्टन के साथ सह आरोपी थे। कैप्टन ने कहा, हालांकि मैं इस बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसे देखते हुए मुझे ये रहस्योद्घाटन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चन्नी ने 2007 में मेरे साथ सिटी सेंटर मामले में सह आरोपी और उनके भाई को बचाने के लिए बादलों के आगे खुद को समर्पित कर दिया था। कैप्टन ने कहा कि मैंने 2002 में बादल को सलाखों के पीछे डाल दिया था, जिसके कारण बादलों ने मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर किया था, जिसे मैंने 13 साल तक अदालतों में लड़ा था। जबकि चन्नी ने खुद अपने भाई को बचाने के लिए उनके साथ समझौता किया और इसके बदले विधानसभा में उन्हें अपना समर्थन देने का वादा किया। चन्नी, जो कि उस समय निर्दलीय विधायक थे, ने अपने भाई को बचाने के लिए बादल के साथ साठगांठ की, यहाँ तक कि वो बादलों से क्षमा याचना भी करते नजर आए। कैप्टन ने कहा कि अगर मैंने बादलों के साथ समझौता किया होता तो मुझे 13 वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती दी कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो इस बात से इनकार कर दें कि उन्होंने सुखबीर बादल के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था और माफी नहीं मांगी थी। चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कई मौकों पर अमरिंदर सिंह पर बीजेपी और अकाली दल से मिले होने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में जब केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया तो इसके बाद चन्नी ने खुशी जताई थी। साथ ही अकाली, बीजेपी और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गठजोड़ ने कृषि आंदोलन को कमजोर करने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन अंत में यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सत्ता संघर्ष के बीच सितंबर में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चुना गया। अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। अमरिंदर सिंह ने घोषणा की कि वह 2022 के विधानसभा चुनाव में पटियाला सीट से मैदान में उतरेंगे। भ्रष्टाचार और वसूली मामले में फंसे अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते और डीजीपी संजय पांडे के खिलाफ जारी समन को निरस्त कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो याचिका अदालत में दायर की गई थी, उसके पीछे असली हीरो अनिल देशमुख थे। सीबीआई फिलहाल अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार और वसूली के आरोपों की जांच कर रही है। सीबीआई की तरफ से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने जस्टिस नितिन जामदार और एसवी कोटवाल की पीठ से कहा कि कुंते और संजय पांडे को जारी किए समन के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, दरअसल वो एजेंसी की जांच को भटकाने की एक कोशिश थी। लेखी ने अदालत से कहा कि सीबीआई ने इस बात के सबूत जुटा लिए थे कि जब देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे तब महाराष्ट्र पुलिस स्थापना बोर्ड की तरफ से ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए की गई सिफारिशों को रद्द कर दिया गया था। लेखी ने कहा कि हमने ये दिखाने के लिए सबूत जुटाए हैं जिससे पता चलता है कि बोर्ड से आई कई सिफारिशों को मंजूर नहीं किया गया था, कई फैसलों को बदला गया, कई ट्रांसफर पोस्टिंग्स बिना बोर्ड की जानकारी के हुए। सीबीआई को पूरे कांड में देशमुख का रोल नजर आता है। अनिल देशमुख राहत के लिए अदालत की शरण में पहुंचे लेकिन नाकामयाब रहे, इसलिए राज्य सरकार उनकी तरफ से यहां आई है। यहां एक प्रतिनिधि की तरफ से डाली गई याचिका है और असली एक्टर हैं। सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार के उस दावे को खारिज किया। कहा गया था कि एजेंसी ने डीजीपी को इसलिए समन जारी किया था क्योंकि वो राज्य के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें परेशान करने का ये एक रास्ता है। लेखी ने कहा कि डीजीपी को इसलिए समन किया था
ताकि उनसे पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के साथ हुई बातचीत के बारे में कुछ सवाल किए जा सकें। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके अलावा इस केस से जुड़े कुछ ट्रांसक्रिप्ट को भी डील करने के लिए डीजीपी को बुलाया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने हालांकि समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। अदालत में इस पर 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इमरान खान ने आखिरकार ये मान लिया कि पाकिस्तान के पास देश चलाने लायक पैसे नहीं बचे, इसलिए विदेशों के सामने झोली फैलानी पड़ रही है। पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा न होना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से उधार लेना पड़ता है। इमरान ने पैसों की तंगी की वजह से टैक्स कलेक्शन में कमी और बढ़ते विदेशी कर्ज को बताया और कहा कि ये पाकिस्तान की सुरक्षा का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले में, जिसमें गरीबों की पीड़ा और बढ़ सकती है, इस्लामाबाद में IMF से लिए गए 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए व्यय में कटौती और अधिक टैक्स को लागू करके 800 अरब PKR के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है। पाकिस्तान सरकार ने यह भी खुलासा किया कि आने वाले दिनों में देश में मुद्रास्फीति महंगाई में एक बड़े उछाल के मद्देनजर 2 महीने के भीतर कदम उठाने होंगे। वित्त मामलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार शौकत तारिन ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के साथ आने वाली कठोर वार्ता के बारे में जानकारी दी। इसके बारे में उन्होंने कहा कि न केवल महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी की खपत होगी, बल्कि महंगाई की एक और लहर भी उठेगी। तारिन ने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR का कर संग्रह लक्ष्य बढ़ाकर 6.1 खरब रुपए कर दिया गया है। तारिन ने कहा कि अगले कुछ महीनों में बिजली की दरों में वृद्धि होगी, जो वर्तमान में लगभग 50 पैसे प्रति यूनिट अनुमानित है। हालांकि इसका निर्धारण ऋण के स्तर पर किया जाएगा। ऋण के स्तर पर किया जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा के साथ लंबी तनातनी के बाद अब अदिति सिंह ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया है। अदिति सिंह विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो। अदिति के साथ ही बीएसपी की आजमगढ़ से विधायक वंदना सिंह और राकेश प्रताप सिंह भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। पिछले लंबे समय से अदिति सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा थी। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ ही आलाकमान की बयानबाजी से अलग विचार रखने को लेकर चर्चा में आई अदिति सिंह को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी का दामन थामेंगी। अदिति सिंह के पति अंगद सिंह पंजाब में कांग्रेस के विधायक हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि अदिति सिंह के पति कांग्रेस छोड़ने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने से उनके पति की स्थिति कांग्रेस में खराब हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अदिति सिंह बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी के भी संपर्क में थी। सपा लगातार अदिति के संपर्क में थी, लेकिन अदिति सिंह या सपा की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस संबंध में नहीं आया था। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह भी कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। वे रायबरेली सदर सीट से 5 बार विधायक रहे थे। बताया जाता है कि अखिलेश सिंह की गांधी परिवार से काफी नजदीकियां थी। हालांकि उन्होंने भी बाद में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। इससे पहले यह चर्चा जोरों पर थी कि अदिति सिंह भी अपने पिता अखिलेश की तरह कांग्रेस से अलग होने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगी। बताया जा रहा था कि वे निर्दलीय के तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। इसके पीछे कारण माना जा रहा था कि उनके पति पंजाब में कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी में अदिति के जाने से उनकी स्थिति पार्टी में खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट बनने पर तेजी से काम कर रही हैं। कांग्रेस के कुछ फूके हुए कारतूसों को टीएमसी में शामिल करने के बाद बीजेपी में किनारे बैठे सुब्रमण्यम स्वामी के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद उनके भी टीएमसी में शामिल होने की खबर है। बीजेपी के यशवंत सिन्हा तो पहले से ही टीएमसी में हैं। स्वामी ममता की मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर #स्वामी ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि 2014 में जब सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में शामिल हुए थे तो उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उनके टीएमसी में शामिल होने की भी अटकलें हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लोग स्वामी के टीएमसी में शामिल होने की अटकलें लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि स्वामी का कार्ति आजाद पवन वर्मा की लीग में शामिल होने के लिए बधाई। वहीं एक यूजर ने लिखा कि आज ममता और स्वामी की मुलाकात के बाद निश्चित ही वह टीएमसी में शामिल होंगे। टीएमसी चीफ से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद ने ममता बनर्जी की तारीफ की।
स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि मैं जितने भी राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया, उनमें से ममता बनर्जी, जेपी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के जैसे ही हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। भारतीय राजनीति में ये एक दुर्लभ गुण है। सनातन धर्म के ट्विटर हैंडल से ममता बनर्जी की सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात को लेकर ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा गया कि स्वामी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाया। स्वामी की तरफ से इस ट्वीट को रीट्वीट करने के बाद माना जा रहा है कि उन्होंने ममता के साथ मुलाकात के दौरान हुई बातचीत की परोक्ष रूप से पुष्टि भी कर दी है। ममता बनर्जी के दिल्ली आने से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है और पुरानी पार्टी अनुमान लगा रही है कि अगला कौन हो सकता है। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कार्ति चिदंबरम और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। दोनों नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को लेकर बीजेपी अरसे से कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस अपनी ही गलती की वजह से सरदार पटेल को लेकर कुछ इस तरह से फंस गई है कि उसका जवाब देते पार्टी को बन नहीं रहा। मामला 31 अक्टूबर का है, जिस दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती थी। तब कांग्रेस और बीजेपी में पटेल को सबसे अधिक अपना बताने की होड़ सी दिखी। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर पटेल की उपेक्षा का आरोप लगाया तो वाराणसी में प्रियंका गांधी की सभा में इंदिरा गांधी के साथ सरदार पटेल कटआउट भी नजर आया। अब एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस पर वार का एक और मौका मिल गया। ऑडियो 31 अक्टूबर का है, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपस में बात कर रहे हैं। इस दौरान सिद्धरमैया डीके शिवकुमार से पूछते हैं कि आज सरदार पटेल की जयंती है या पुण्यतिथि। डीके शिवकुमार बताते हैं जयंती है, तो सिद्धरमैया कहते हैं कि अगर मंच पर पटेल की फोटो नहीं लगी तो बीजेपी फायदा उठा लेगी। यानी कांग्रेस के नेता सरदार पटेल की फोटो इसलिए लगा रहे हैं ताकि बीजेपी इसका मुद्दा ना बना सके, राजनीतिक फायदा ना उठा सके। कांग्रेस के दो नेताओं के बीच की बातचीत और उस कार्यक्रम का जो ये वीडियो सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की बातचीत के बाद मंच पर सरदार पटेल की तस्वीर लगाई जाती है और उस पर माल्यार्पण भी किया जाता है। पर सवाल ये है कि जिस सरदार पटेल ने भारत को अखंड रूप दिया, अलग अलग रियासतों को जोड़कर एकजुट भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया, उस सरदार पटेल को कांग्रेस महज बीजेपी के डर से याद कर रही है। प्रियंका वाड्रा की सभा में अगर सरदार पटेल के कटआउट लगे तो क्या उसके पीछे बीजेपी का डर था? और एक सवाल ये कि कांग्रेस महान नेताओं का सम्मान क्या बीजेपी के डर से करती है? रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस की भूमिका की पोल तो काफी पहले ही खुल गई थी, लेकिन पंजाब में चन्नी सरकार ने जो किया उससे लगता है कि कांग्रेस किसान आंदोलन में सक्रिय खालिस्तानी ताकतों का भी साथ देती रही है। यही वजह है कि एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस के अवतार सिंह पन्नू के भाई को चन्नी सरकार ने पंजाब जेनको का चेयरमैन बना दिया। अवतार सिंह पन्नू लाल किले में हुए उत्पात से लेकर लखीमपुर मामले तक लगातार भारत के खिलाफ सक्रिय रहा। अब उसके भाई बलविंदर सिंह पन्नू कोटला बाम को बड़े पद से नवाजे जाने को लेकर पंजाब में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। इस बारे में पहले कांग्रेस के भीतर से ही बगावत उभरी। अब अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी चन्नी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि बलविंदर पन्नू ने कहा कि उनके अपने भाई से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस विधायक फतेहजंग बाजवा ने सबसे पहले बलविंदर की नियुक्ति पर मोर्चा खोला था। उनका कहना था कि बलविंदर सिंह कोटला बाम मंत्री तृप्त बाजवा का सबसे नजदीकी व्यक्ति है, जिन्हें कुछ दिन पहले पंजाब जेनको का चेयरमैन बनाया गया। उनके भाई अवतार पन्नू सिख फॉर जस्टिस के वर्ल्ड वाइड सेक्रेटरी जनरल हैं। बाजवा ने कहा कि इस खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा हुआ है। राष्ट्रीय एजेंसीज कनाडा में जाकर उन पर कार्रवाई कर रही हैं। उनके भाई को पंजाब जेनको का चेयरमैन बनाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? उन्होंने इसकी जांच तक की मांग की। कांग्रेस नेता अश्विनी शेखड़ी ने भी इस पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसएफजे को भारत सरकार ने बैन किया है।
अगर मंत्री के उनके संबंध हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए खतरा ज्यादा है और जब तक जांच चलती है मंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर बर्खास्त कर देना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।